एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु एम्स भोपाल में आपका स्वागत है। अभी मैंने कल एक पोल डाला था कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो सबसे ज़्यादा वोट हमारे आया है। इस टॉपिक पे बता देते हैं आप लोगों को कि हाउ टू स्कोर 65+ इन द एम्स बीएससी नर्सिंग और एम्स पैरामेडिकल में 65+ नंबर कैसे पाए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, इस पर सबसे ज़्यादा बच्चों ने वोटिंग की है। और इसके बाद से कट ऑफ 2024 के लिए क्या रहेगा, इस पर दूसरे नंबर वोटिंग की है बच्चों ने। और तीसरे नंबर वोटिंग आई है कि क्या हम नीट का प्रिपरेशन कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्सेज करने के साथ साथ में। अगर हम बीएससी नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं तो क्या पॉसिबल है नीट का प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाउ टू स्कोर 65+ वाले वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई थी। उसके बाद से हम जाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को कि ये जो एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड होता है और ऑनलाइन होता है, तो इसकी वजह से इसका पेपर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर कोई ऐसा वीडियो बनाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द एम्स बीएससी नर्सिंग एम्स पैरामेडिकल, तो वो रियल पेपर नहीं है। अगर वो है तो मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो इसके पेपर एग्जैक्टली मार्केट में नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे, चलिए इस वीडियो में मैं बता देती हूँ आप लोग को। और ऐसी वीडियोज़ पे अपना टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करें कि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है एम्स का, क्योंकि वो रियल पेपर नहीं होते। अगर वो पेपर होंगे भी तो बहुत पुराने वाले होंगे। जैसे कि अभी जो एम्स कंडक्ट कराता था, एमबीबीएस के कोर्सेज के लिए अलग से अपना एग्ज़ाम जब कंडक्ट करवाता था, उसके होंगे जो 2018 के पहले के जो क्वेश्चन पेपर होंगे मेमोरी बेस्ड, वही होंगे मेमोरी बेस्ड वाले। तो आपको बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन करते हैं तो आपका इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि सारे पैटर्न्स चेंज हो चुके हैं एग्जाम्स के। अभी आपने देखा, क्योंकि अभी जो एम्स का एमबीबीएस के लिए जो भी सीटें हैं वो नीट के थ्रू आ चुकी हैं, तो सबको पता है बहुत पहले से। तो इसलिए आप एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो जाएगा, तो आप लोग बहुत पुराने क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें। अभी नए बेस जो नया पैटर्न चल रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन उस तरह की प्रैक्टिस करें आप। अगर आप पीवाई को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल्स के लिए, उसके लिए, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप नीट के 10 ईयर्स ओल्ड पीआई क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे कि अभी आप 2024 का एग्ज़ाम देंगे तो आप 23 से लेकर के 2013 यानी कि 2013 से 2023 तक के बीच का जो भी पीवाई क्यू है 10 ईयर्स का नीट का, उसे आप सॉल्व करिए। उससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस वहाँ से बहुत एग्जाम में आते हैं। एटलीस्ट कम से कम 4-5 क्वेश्चन आप एग्जैक्ट वैल्यू के साथ पाएंगे आप। मतलब फिजिक्स में भी पा सकते हैं, बायोलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी सेम क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ से, और वहीं सेम पैटर्न लगभग आसपास रहता है। तो इसलिए आप नीट के क्वेश्चन लगाएं, ताकि वो उससे आपको पता चलेगा कि उसी के आसपास क्वेश्चंस भी आते हैं। तो क्या है कि बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं नीट के, उसका जो लेवल होता है थोड़ा सोचने वाला होता है, लेकिन जो एम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें थोड़ा कुछ टाइप से रहते हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। जो एम्स का एग्जाम थोड़ा बेसिक टाइप से रहते हैं, मतलब कि बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, और इसमें थोड़ा नीट वाले में थोड़ा सोचना पड़ता है। और आपको लास्ट नीट के 3 ईयर्स के पेपर्स लगाना है, तो लगाना है 2021 का, 2022 का, 2023 का, यानी कि लास्ट के 3 ईयर्स का नीट का पीवाई को आप ज़रूर लगा लीजिएगा एक बार, क्योंकि लास्ट के 3 ईयर्स के जो भी पैटर्न रहा है क्वेश्चंस का, उसमें से 1-2 क्वेश्चंस आपको ज़रूर इस एग्ज़ाम में मिल सकते हैं एग्जैक्ट। तो इसलिए आप ज़रूर इनको प्रैक्टिस करें। देखिए जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। एक बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैं नीट का भी प्रिपरेशन कर रही हूँ और फिर मैं एम्स का भी एग्ज़ाम दूँगी। तो देखिए मैं सबसे पहले बता दूँ, जो बच्चे नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एम्स उनका दूसरी प्लान है, मतलब देंगे एग्ज़ाम एम्स का भी। तो उनको सबसे पहले क्या करना है, अभी तक उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि पूरे साल उन्होंने पढ़ाई की होगी, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो पढ़ाई की होगी ना, कि पूरा 100% नहीं कंप्लीट है। जितना भी कंप्लीट हुआ आपका 80-90% जितना भी पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, आप उसे क्या करिए, आप रिवीजन करिए, और आप अभी नीट के एग्ज़ाम पे फोकस करिए। अभी ये जो जो नर्सिंग वाला एग्ज़ाम है ये आपका जून में होगा, 8 जून को, और आपका जो नीट का एग्ज़ाम होगा वो 5 मई को। तो यानी कि आपको लगभग 1 महीने का गैप मिलता है। तो अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट के एग्ज़ाम पे वो आप फोकस करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे, तो फिर आप लास्ट टाइम में 1 महीने आपको टाइम मिलेगा जून में, तो वहाँ पर आप अच्छी तरह से रिविजन कर सकते हैं जो भी आपने मई में पढ़ाई की हुई है नीट के एग्ज़ाम के लिए। तो इसलिए अभी आप
बिल्कुल नर्सिंग की पैरामेडिकल्स की बिल्कुल टेंशन ना लें, आप अपने नीट की एग्ज़ाम पे फोकस करें। आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं आप उतनी ज़्यादा रिवीजन करिए। और मैं आपको बता दूं कैसे आपको रिवीजन करना है, क्या करना है। अभी आप 1 महीने अपने पढ़ने का जो भी आपका हावर है, जो भी ड्यूरेशन है, आप जितने भी घंटे पढ़ते हैं उन्हें बिल्कुल इंक्रीज कर दें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं आप उतने ज़्यादा से ज़्यादा घंटे पढ़ाई करिए। लगभग कम से कम 10 से 12 घंटे आप रोज़ पढ़िए। आपका जो भी शेड्यूल है आप 10 से 12 घंटे पढ़िए। उसमें से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 8 घंटे आप ओल्ड वाला कुछ बचा हो उसको पढ़िए और 4 घंटे आप कुछ रिवाइज करिए जो आपने जो भी कुछ पढ़ा हुआ है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि आप 12 घंटे मान लीजिए हैं, उसमें से आप 6 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और 6 घंटे आप थ्योरी पढ़िए। आप 6 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए मतलब क्या, देखिए आप 3 घंटे बैठिए, अलार्म घड़ी घड़ी में अलार्म लगाइए या फिर मोबाइल में जो भी आप 1 घंटे का 3 घंटे का अलार्म लगाइए और क्वेश्चन जो भी आपका 200 या फिर 190 का जो भी पैटर्न है आप उसे लीजिए, उसको सॉल्व करिए। और आप जो भी मिस्टेक्स करते हैं, क्या आप नहीं सॉल्व कर पाए, 3 घंटे बाद आप घड़ी को अपने रोक दीजिए और आप देखिए कितना आपने सॉल्व किया। और फिर उसको 3 घंटे में फिर 3 घंटे में क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फिर अगले 3 घंटे में आप उसको में से देखिए क्या आपके मिस्टेक्स पॉइंट्स हैं, आपने क्या क्या मिस्टेक्स किया है वहाँ पे, आप उसको क्या करें, एनालिसिस करें। तो आपका ये 6 आवर हो गए फिर, और जो 6 आवर्स बचते हैं उसमें आप रिवीजन करिए आपके जो जो वीक पॉइंट्स हैं वहाँ पे, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो ऐसे नहीं कि आप किसी भी तरीके से बस पढ़े जा रहे हैं। आपको ये भी ध्यान देना है क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं आपको, नीट के कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसे फॉर्म हो रहे हैं। देखो क्या है कि एक से एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबको पता है कि हाँ पढ़ना है, रिवीजन करना है, ये सबको पता है। जो भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उन सभी को पता होता है कि मुझे पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, सारी चीज़ें सबको पता है, क्या क्या करना है, सिलेक्शन हो सकता है। बट बात यहाँ फंसती है कि इस चीज़ को कौन कितने अच्छे से अप्लाई करता है, कौन अच्छे से उस चीज़ काम को कर लेता है। बस जो इस काम को अच्छे से कर लेता है, अप्लाई कर लेता है सारी चीज़ों को, अपनी जितनी भी नॉलेज या फिर जो भी अपनी पढ़ाई का स्टडी है, तो फिर उसको उसका सिलेक्शन हो जाता है। जो बच्चे नहीं अप्लाई कर पाते फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप बिल्कुल भी इस बात को दिमाग में बैठा लें कि आपको ज़्यादा इस बात पे फोकस करना है कि आप अपनी जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसे पूरी तरह अप्लाई करें। अगर आप 100% में नहीं भी अप्लाई करते हैं तो 90% एटलीस्ट आप अप्लाई करेंगे कैसे, उसको आपको खुद ढूंढना होगा, खुद सोचना होगा। आपको ऐसे कोई आके आपको बोल दे कि नहीं आप मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा ये ऐसे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन है वो बता सकता है, अंदाज से आपको बताएगा। ऐसा नहीं है कि गेस करके बताएगा, ऐसा नहीं 100% वही क्वेश्चन आएगा। वो सब आपको एक आइडिया दे सकता है कि हाँ यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आपको खुद मेहनत करना है, आपको खुद फोकस करना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बस तरीका बताया जा सकता है लेकिन काम किसको करना है, आपको खुद करना है। दूसरा कोई अगर आपको काम करेगा तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आप बस देख रहे हैं, स्पून फूडिंग जिसको बोलते हैं, आप वही होगा। तो इसलिए आप खुद मेहनत करें। और अभी तक जो भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें आप सबसे ज़्यादा। नंबर ऑफ रिवीजन इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन। आपको पता है जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आप सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है मुझे, मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे मेरे जो शॉर्ट नोट्स हैं मैंने 2-2 3 पेज के बनाए थे, मैंने अभी मेरे पुराने फ़ोन में है जो मैंने कुछ फ़ोटो क्लिक किए थे, तो मैं आपको वहाँ पर ज़रूर शेयर करूँगी, आप देख सकते हैं कैसे। क्योंकि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं 1 या 2 पेज के, वो सारे जो भी आप पढ़ रहे हो उसका, जैसे स्पेशली केमिस्ट्री और फिजिक्स का, वो बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं आपके लास्ट टाइम पे रिवीजन करने के लिए। क्योंकि आप पूरे साल पढ़ाई कर लिए और आप इतनी सारी चीज़ों के एक साथ याद नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, फार्मूला या फिर जो भी इंपॉर्टेंट होता है, आप जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको खुद पता चलने लगेगा। जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, जब आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे आपको खुद अंदाज़ा लगने लगेगा, आप खुद ही समझने लगेंगे ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जब हम एक्सपीरियंस करते हैं किसी चीज़ को तो फिर हमें पता चलती है उसमें क्या क्या कैसे क्या करना है। तो आप वहाँ से मतलब ज्वाइन कर लीजिए उस पेज को, मेरा मतलब है ये। और फिर मैं वहाँ पे बहुत सारे, अभी मैंने कुछ एक्सेप्शन ऑफ केमिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स डाले वहाँ पे, तो ऐसे में कुछ कुछ पॉइंट्स जो भी मेरे पास है मैं उस पर अपलोड करती रहूँगी और आप लोग वहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। हम लोग वीडियो के मेन पॉइंट्स पर आते हैं जिसके लिए वीडियो बन रही है, ये हाउ टू क्रैक, ठीक है।
हाउ टू स्कोर 65+। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग 12th की बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए जो 12th का बायोलॉजी है ना बहुत स्कोरिंग है, मतलब चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स कम है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे कि जेनेटिक्स हो गए, इन सब सारे बहुत सारे लेसन जिसका एप्लीकेशन हम अभी भी हम पढ़ते हैं, तो मतलब जो भी आप ग्रेजुएशन भी करते हैं किसी भी फील्ड से तो आपको वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए ठीक है, बता देती हूँ। और रिवीजन करने की आपकी स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, आप ऐसा कर सकते हैं, आप यूनिट वाइज रिवाइज कर लीजिए। बायोलॉजी की 1 यूनिट एक दिन में रिवाइज कर लीजिए, सेकेंड यूनिट ऐसे, थर्ड यूनिट ऐसे, फोर्थ यूनिट ऐसे, क्योंकि आपने पूरी साल पढ़ा होगा, टेस्ट भी दे रहे होंगे आप, तो इस तरह आप जितना जल्दी और जितने अच्छे से रिविजन करेंगे। और बायो में क्या है ना कि आपके बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल बेसिक, बहुत ज़्यादा आपको घबराने की बायो में नहीं ज़रूरत है। आपको बायो के क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे। अगर किसी ने अगर एनसीईआरटी को 3 बार भी पढ़ा है ना, एटलीस्ट 3 बार, तो एक बार में तो चीज़ें याद नहीं होती हैं। अगर उसने 3 बार भी एनसीईआरटी को पढ़ा है तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और उसने कहीं से ऑनलाइन या फिर कोई क्लासेस ज्वाइन किया ऑफलाइन, तो वो उस क्वेश्चंस को ज़रूर कर ले जाएगा, ज़रूर श्योर कर ले जाएगा। तो इसलिए आपको बायोलॉजी में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, आप कहीं इधर जाके फालतू वीडियोज वगैरह ना देखिए, क्योंकि आपको उससे टाइम वेस्ट होता है। और आपका ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कोई ला दे प्रीवियस क्वेश्चन वही उठ के आ जाएंगे, ये है ज़रूरी भी नहीं है। तो इसलिए आपको क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, इसलिए आपको पूरी बुक एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए एटलीस्ट ज़रूर। क्योंकि कभी कभी होता है क्या कि हम किसी टॉपिक को स्किप करते हैं और एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ जाता है, तो सारे बच्चे ने बना लिया और आपने नहीं बनाया, तो आपका 1 नंबर कम हो गया, तो आप सोच सकते हैं। तो इसलिए आप सारे पॉइंट्स को पढ़िए, और स्पेशली क्या क्या पढ़ना है ऐसे मैं बता देती हूँ इंपॉर्टेंट, उन पर थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, लेकिन एक बार सबको थॉरली पढ़ना है। हम लोग 12th की बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, यूनिट 6 से, जिसमें लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वाला जो यूनिट है उससे स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग को पता ही होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले जो लेसन है, इसको में से कोई क्वेश्चन नहीं है, इसको बाहर कर दिया गया है। फिर उसके बाद से देखिए रिप्रोडक्शन, और हम लोग सबसे पहले जूलॉजी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इससे क्वेश्चंस आएंगे, और ये कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, मैंने अभी एनसीईआरटी ली हुई है, मेरी ये एनसीईआरटी है जो मैंने पढ़ी थी, तो मैं इसको दिखा रही हूँ आपको। तो इसमें जो गैमेटोजेनेसिस वाले जो टॉपिक है, मेरे पास ऐसी अभी सुविधा नहीं है कि मैं आप लोग को ऐसे बना के वीडियो फॉर्म या फिर ऐसे दिखा सकूँ, क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियोस बनाती हूँ। अभी कुछ टाइम में ज़रूर हो जाएगा ऐसा, अभी नहीं है फिलहाल में, तो मैं बोल देती हूँ, आप लोग सुन लीजिए। और आप एक काम कर सकते हैं, आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठे और अपना बुक ले लीजिए 12th की एनसीईआरटी की बायोलॉजी की, और फिर इस वीडियो को आप देखिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आप रोक दीजिए वीडियो को, आप पेन कॉपी और फिर एनसीईआरटी लीजिए बायोलॉजी की, फिर आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट करिए। तो जो गैमेटोजेनेसिस वाले, मतलब इस जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, मतलब यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो पूछता है नीट में भी और इसमें भी। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस वाली, जो मेल और फीमेल गैमेटोजेनेसिस, फ्लाइडी वगैरह, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये बहुत बार कोई क्वेश्चन पूछे तो बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है, तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन आपको पता होना चाहिए। और पूरी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक सारी चीज़ें इसमें जो कुछ भी है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में जो हार्मोनल चेंजेस हैं उनके बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए आप लोगों को। तो आप लोग ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया। फिर उसके बाद से देखिए फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ये यहाँ से क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, सबसे ज़्यादा अगर पूछे कोई आने के क्वेश्चन के कहाँ से चांसेस है, तो यहाँ से है। एक है गैमेटोजेनेसिस वाला और एक फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो आप इसी डबल स्टार मार्क कर लीजिए, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन से आता है, क्योंकि यहाँ पे भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे लेयर्स होती हैं, तो इसमें जो भी होते हैं गैमेटोजेनेसिस जो भी फॉर्म होती है चीज़ें, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मैक्सिमम जो हार्मोन की जो भी चीज़ें हैं इसमें, उससे क्वेश्चंस मैक्सिमली बन जाते हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के पार्ट से बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही होगी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर पर जाते हैं। इसमें देखिए आप लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है आपका,
पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, जो भी है इसमें से क्वेश्चंस आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। MMR और IMR ये सब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सब सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वर्ल्ड का पॉपुलेशन कौन से ईयर में कितना दोगुना हुआ, क्या हुआ, ये सब सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा। और फिर उसके बाद से और अगर कोई पूछे कि इस लेसन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो कंट्रासेप्टिव मेथड जो भी कंट्रासेप्टिव मेथड है, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड है, UTI या फिर ओरल कंट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड, ये जो है कंट्रासेप्टिव मेथड जिनके भी मैंने नाम लिया है, इन आपके ये जो भी हैं इनके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये क्वेश्चन तो आएगा। ठीक, इसमें हो गया इतना। और STDs के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और MTP के बारे में, ठीक है ना। हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट 7 के बारे में, जिसमें कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन। जो तीन मतलब ये जो यूनिट है इसके अंदर 3 चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। इसमें जो भी मेंडल के लॉ है आपको पता होना चाहिए, मेंडल लॉ सारे जो भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके जो भी डेट्स दिए हुए हैं आप उनको एक जगह ऐसे नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं दिखाती हूँ, ऐसे आप एक जगह नोट कर लीजिएगा और सारे डेट आपको पता होना चाहिए कौन से ईयर में क्या हुआ था। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर पूछे कौन सा लॉ है मेंडल के लॉ में, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाली जो लॉ है मेंडल की, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये लॉ जरूर आनी चाहिए। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये किसने दिया था? थॉमस मॉर्गन ने दिया था। एक क्वेश्चन बहुत बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं ये वाला, और फिर इसके ऊपर जस्ट आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर ये वाला है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था सटन ने दिया था, और जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है उसको थॉमस मॉर्गन ने दिया था। तो आप ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप दे सकते हैं। ऐसे करके सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं बस वो बता रही हूँ कि जहाँ से क्वेश्चंस मोस्टली बनते हैं। ठीक है, लिंकेज रिकम्बिनेशन में जो भी रिलेशनशिप है आप उसको देख लीजिएगा। और ये जो लास्ट ये वाला जो क्वेश्चन है, जो कि मेंडल के सारे जो डिसऑर्डर वगैरह है, म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये सब सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेंडेलियन डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन से होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन से होते हैं। आपको इसमें इनके सारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी पूछ देता है 4 एग्जाम्पल दे करके इसमें से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन है और मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन है। तो मैं एक बार आपको बता दूँ, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर है डाउन सिंड्रोम, क्लिफेंटर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ये आता है क्रोमोसोमल 3 है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के अंदर, डाउन सिंड्रोम, क्लिफेंटर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। और बाकी सब इसमें जो कुछ भी सब दिया हुआ है ये सब आएंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर, जैसे हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, सिकल सेल हो गया, एनीमिया हो गया, फिनाइलकीटोन्यूरिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, थैलेसेमिया हो गया, और माइटोपिक डिस्ट्रोफी होगी, इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर आता है। और इसमें जो क्रोमोसोमल एब्रेशन वगैरह है, किसमें क्रोमोसोम्स का नंबर बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या डिफेक्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने कर लिया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला लेसन। फिर इसके बाद हम लोग आपको मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी ऐसे ही आपको करना है। देखिए आप लोग, आपको ऐसे ही सेम डेट नोट कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने सारे डेट को नोट कर रखा है। तो ऐसे आपको एक डेट एक स्टिकी नोट में नोट कर लेना है, और आपको ये सारे डेट नोट करने के बाद आपको पता होना चाहिए किस डेट में क्या हुआ था। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेट से क्वेश्चन आते ही हैं। मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग बात करेंगे। सबसे ज़्यादा DNA के स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड वगैरह जो भी है सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए आपको। और इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे, आपको ये पता होना चाहिए। तो आप इसको पूरा एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे चीज़ों को। मैं ऐसे बोल रही हूँ कैसे, जो बच्चे ने नहीं पढ़ा उसे नहीं समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, जिन्होंने पढ़ा है उसे समझ में आता है। तो आप इसमें एक देख सकते हैं पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और से रिप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो ये कब कब होता है? DNA से DNA बनता है तो रिप्लिकेशन बोलते हैं उसको, और DNA से mRNA बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA से प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए।
तो पूछे जाते हैं। चारगांव रूल्स के बारे में आपको पता ही होगा। 4 बेसिस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन और एडेनोसिन और साइटोसिन। इनके बारे में किसमें कितने हाइड्रोजन बांड होते हैं, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एक पूछ लेते हैं। जी और सी में ट्रिपल हाइड्रोजन बांड होते हैं गोनिन और साइटोन के बीच में, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने होते हैं, 2 हाइड्रोजन बांड होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बेसिक वाले, इसलिए आप लोग एक बार जरूर पूछिएगा। जो भी इसमें सर्च ऑफ द ग्रोथ जेनेटिक मटेरियल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही मतलब थोड़ा लेंदी लेसन है और बड़ा है, तो आपको सारे आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। आरएनए और डीएनए की जो भी चीज़ें हैं, कौन से किसने सारे साइंटिस्ट के बारे में से पता होना चाहिए, कौन से साइंटिस्ट ने कौन से ईयर में किसको सर्च किया गया, सेमी कंजर्वेटिव वगैरह ये सब देखिए यहाँ दिए हुए, तो आपको ये पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा पूछता है ट्रांसलेशन, जो मैंने आपको बोला, तो ये सब चीज़ें कैसे होती हैं उनके बारे में डिटेल में आप जो भी है यहाँ से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में जब देखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं। प्रोमोटरी स्ट्रक्चर मीटर सब ट्रांसक्रिप्शन डीएनए यूनिट है, तो आप ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद से इसके दूसरे क्वेश्चन पाते हैं, जेनेटिक कोड्स। और ये जेनेटिक कोड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए यहाँ से वो जो रिप्लिकेशन ट्रांसलेशन वाला जो टॉपिक था, वहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, यानी तो फिर जेनेटिक कोड से एक क्वेश्चन बन सकता है। जेनेटिक कोड में जो ये बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला पेज आप देख लेंगे, ये जो भी है जेनेटिक कोड वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब इसे आप स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ से पूछता है इनके सारे नाम कि UAA को क्या बोलते हैं, UAG को क्या बोलते हैं, UGA क्या बोलते हैं, तो और ऐसे कौन स्टॉप कोडान है, कौन इनिशिएटिंग कोडान है। ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है, तो वो पूछता है कॉमन क्वेश्चन इसे, इनिशिएटिंग कोडान, स्टॉप कोडान ऐसे कौन शो करेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। और लैक ऑफ कोडान से भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इसमें समझ लेते हैं आप एक बार, तो बहुत ही ईजी मतलब लगता है। अगर आप इसे नहीं समझते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो फिर आपको नहीं ईजी लगता है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इस भी क्वेश्चन से क्वेश्चन आ सकता है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मतलब कि ये जो जेनेटिक्स वाला जो यूनिट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी भी पॉइंट को हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो आप इसलिए एक बार सब कुछ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से इवोल्यूशन में हम लोग आ गए, तो इवोल्यूशन में जो सारे ओरिजिन्स हैं, आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा ओरिजिन्स के बारे में। सारे ओरिजिन्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद से होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स जो हैं, इनके बारे में एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। होमोलॉगस एग्जाम्पल कौन है, एनालॉगस एग्जाम्पल कौन है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं। वाले जो ये वाला जो है डायग्राम बना हुआ है, इसमें एम्स में तो नहीं, लेकिन नीट में पूछा है, नीट और एम्स नहीं है, जिसमें जो नाम दिए हुए हैं कन्वर्जेटिंग कौन है और डाइवर्जिंग कौन है, ये सब सारे। और ये मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एलील क्या है और ये सब, ये इम्पोर्टेंट है। नेचुरल सिलेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था, कौन से सन में, ये इम्पोर्टेंट है आपका। और उसके बाद से आप सबसे ज़्यादा ये इस पर आ जाइए, इवोल्यूशन ऑफ द मैन, ये पता होना चाहिए कौन इवोल्यूशन ऑफ द मैन वाले में पता होना चाहिए आपको कौन किसके बाद आया था, ठीक है। तो होमो सेपियंस के बाद से नेदरलैंड क्रो-मैग्नन, ऐसे जो ऑर्डर है ना, जो एनसीईआरटी में दी हुई है, मैं एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले जो इवोल्यूशन ऑफ मैन है, इसमें जो ऑर्डर है, ड्रायोफिकेटस सबसे पहले आए थे, फिर उसके बाद से रामाफिकेटस, फिर उसके बाद से एस्ट्रेलोफिकेटस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, नेदरलैंड और फिर होमो सेपियंस। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैन, तो ये सब सारे एग्जाम्पल पूछते हैं, लेकिन आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि किसका क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा हुआ, किसका कम हुआ। तो अगर आपको ये ऑर्डर पता होता है तो आप आराम से कर ले जाते हैं, ठीक है। तो आप अभी मैंने आपको 2 यूनिट्स का बता दिया, और ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो ऐसे करके हम सारे यूनिट को बताते जाएंगे आप लोगों के लिए। कोई सक्सेस होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर मैं आपको बता दूँ कि आप ऐसे कर लीजिए, वैसे करिए, 4 क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं कोई क्वेश्चन आएंगे।
तो जो भी सक्सेस उनसे पूछे उनको पूरा पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे में शॉर्टकट्स में आप सोच रहे होंगे कोई ऐसा शॉर्टकट्स मिल जाए मुझे जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं 65+ नंबर पा जाऊँ, तो ऐसा कोई शॉर्टकट्स नहीं है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जो जिनका भी सिलेक्शन होता है वो पढ़ते हैं, बिना पढ़े किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपका कोई शॉर्टकट नहीं है आपके पास, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे मतलब वीडियो जो मैंने बताया जो कुछ वीडियो में, अगर आपको लगता है कि और भी वीडियो मुझे ऐसे बनानी चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, ज़रूर मैं बताऊंगी। या नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि बस ऐसे मैं ओवरव्यू बता दूंगी कैसे क्या करें, तो मैं बता ही, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, ऐसे बताया था आप कैसे क्या करें। तो इसलिए मैं उस तरह की वीडियो फिर थोड़ा मैं चाहती हूँ कि इस वक्त मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँ, और ऐसे करके रोज़ हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक आप लोग कैसे करके कि मैं सारा यूनिट जो भी है, केमिस्ट्री के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उन्हें भी बताऊँगी, और फिजिक्स में भी काफ़ी गाइड करूँगी कैसे आप एटलीस्ट 30 में से 20 क्वेश्चन आप लोग कैसे करें तो आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग के वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने अपना समय निकाल करके बनाया है, क्योंकि हमारा भी कॉलेज होता है तो पूरे दिन मैं कॉलेज में बिजी होती हूँ, और फिर उसके बाद से जो भी मेरा अपना टाइम मिलता है तो कॉलेज के भी बहुत सारे मेरे पास काम होते हैं, असाइनमेंट या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पढ़ना अपना खुद का भी, क्योंकि हमारे भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ उसमें भी पास होना रहता है। तो मैंने समय निकाल करके वीडियो बनाया आप लोगों के लिए, क्योंकि बच्चों को मैं डाटा है तो फिर लगता है कि जरूर बता दें। तो ठीक है, ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको और कैसे वीडियो चाहिए, क्या है जो भी कमियाँ हैं, या फिर मैं कैसे वीडियोज़ बनाऊँ, आप ज़रूर कमेंट करिए इसमें। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को और सपोर्ट करें, क्योंकि मेहनत लगता है और टाइम लगता है वीडियो बनाने में, और सोचना ही पड़ता है कैसे क्या सही बताना चाहिए, कैसे बताना चाहिए।